सब्सक्राइब करें बजरंग आईटीआई स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो या सेमेस्टर परीक्षा हो। यदि आप इन सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी मदद इन वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा आपको कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने अध्ययन की ओर। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट करा दिया था और आज इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर सेकंड कराया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम। सेकंड चैप्टर का नाम है प्रारंभिक विद्युत और यहाँ पर हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर का पहला लाइन है, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। देखिए परमाणु क्या कहलाता है। परमाणु सबसे पहले होता है कोई परमाणु तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसके और अधिक भाग नहीं किए जा सकते, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। और परमाणु की खोज यदि आपसे पूछा जाए परमाणु की खोज किसने की, परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु की खोज डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की। और ठीक उसी प्रकार पूछा है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए तत्व पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, कार्बन। अगला है दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यदि देखिए कोई पदार्थ है HH, यदि HH प्रकार के काफ़ी सारे परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं तब जो पदार्थ बनेगा वह तत्व कहलाएगा। जबकि यदि दूसरा कोई पदार्थ है तो उसमें H2 या HO, H के दो अणु हैं और दूसरा अणु है O का, तो ये जो बनेगा पदार्थ मिलकर ये यौगिक कहलाएगा। यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा है मैंने, ये H2O जल का सूत्र लिखा है। यदि आपने कभी पर किताबों को पढ़ा है तो पता होगा कि जल एक यौगिक है। यौगिक क्यों है? क्योंकि जल दो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है परमाणु का केंद्रीय भाग। प्रश्न, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी बार आपको बताया है कि ये कोई संरचना है और इस संरचना में मध्य में ये जो मैंने काले रंग से ड्रॉ कर रहा हूँ ये केंद्रीय भाग, इसको हम नाभिक कहते हैं। जबकि ये पूरी आकृति यहाँ से और यहाँ तक ये पूरी आकृति जो है इसको हम परमाणु कहेंगे। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है पहले आपको कई बार बताया गया है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब मुझे आशा है कि आप परमाणु को भली प्रकार और इसकी संरचना को समझ पाए होंगे। अगला है परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है? सघन होता है। सघन का मतलब होता है कठोर। कैसा होता है? कठोर। तो परमाणु का केंद्रीय भाग कठोर होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में अंतरा आणविक बल द्वारा बंधे रहते हैं। मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था, कुछ इस प्रकार से डायग्राम था, इस प्रकार से डायग्राम बनाया था कुछ। ये परमाणु है जी कोई, और इसके केंद्रीय भाग में यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं उस बल को हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अंतरा आणविक बल।
अगला है आवेश का मात्रक कूलाम्ब है। जी हाँ, आवेश, इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी, जहाँ आई वैद्युत धारा, टी समय है। तो हम आवेश को जो मात्रक है वह कूलाम्ब है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम्ब आवेश होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह धनात्मक होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वह आवेश रहित होता है। पूछा जाए आपसे कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। तीसरा पदार्थ के अंदर जो कण था, परमाणु के अंदर जो कण था वह था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम्ब। देखिए, 3 परमाणु के मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों पर जो आवेश होता है वह आपको बता दिया गया। प्रोटॉन पर धनात्मक 1.6 गुणा 10 की पावर -19, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक -1.6 गुणा 10 की पावर -19, और जबकि न्यूट्रॉन आपका आवेश रहित अर्थात उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गतियाँ करता है। इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गतियाँ विद्यमान होती हैं, एक चक्रण गति तथा दूसरी कक्षीय गति। अब मैं बताता हूँ चक्रण गति और कक्षीय गति क्या होता है। देखिए, ये मैंने बताया अभी आपको कि यदि ये कोई परमाणु है और परमाणु के केंद्रीय भाग अर्थात ये नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करते हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमते हैं, इस प्रकार से घूमते हैं, और दूसरा ये अपनी धुरी पर मतलब अपने अक्ष पर इस प्रकार से भी घूमते रहते हैं। दूसरे कलर से दिखाता हूँ, इस प्रकार से भी घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं वे 2 प्रकार की गति करते हैं। कौन कौन सी गति करते हैं? एक चक्रण गति करते हैं तथा दूसरी कक्षीय गति करते हैं। परमाणु की प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² नियम के अनुसार होता है। परमाणु की 4 कक्षाएं होती हैं, K, L, M, N, और इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के नियम के अनुसार होता है। अगला है परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये केमिस्ट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि परमाणु की अंतिम कक्षा में कितने 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चालकों की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो अर्ध चालकों की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनमें धारा चालकों से कम तथा कुचालों से अधिक प्रवाहित होती है। जिन पदार्थों में धारा चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक प्रवाहित होती है वह पदार्थ अचालक या अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अगला है अचालक। अचालक या कुचालक एक ही बात है, जबकि अर्धचालक अलग होते हैं। अचालकों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। यहाँ पर देखिए, किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। तो किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह क्या कहलाती है? तो वह परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात कुल संख्या उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान जो प्रोटॉन होते हैं
ये मैंने कोई तत्व बनाया और उसका परमाणु, और ये क्या है उसका नाभिक। इसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों की संख्या का योग, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अर्थात कुल संख्या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है। अगला है, प्रमुख अर्धचालकों के नाम हैं जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन। प्रमुख अर्धचालक जो होते हैं उनका नाम है जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? जो आप मोबाइल की चिप अर्थात मेमोरी कार्ड अर्थात कैमरे की चिप, कैमरे का मेमोरी कार्ड आदि उपयोग में लाते हैं, ये सभी सिलिकॉन से बनी हुई होती हैं। यहाँ तक कि टीवी, मोबाइल आदियों में पड़ने वाली आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बताया आपको कि प्रमुख अर्धचालक जो हैं वो हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को मानते हैं। किसको मानते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन को। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इतना आपको पढ़ा दिया गया है। एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। तो पूछा है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैं पूछता हूँ आपको, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? यदि आपको पता है, यदि आपने तैयारी की है, वीडियो को देखा है, तो वीडियो का कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें जाकर बताइए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। अगला है, विद्युत धारा की दिशा प्लस से ऋण तथा इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। अर्थात विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह प्लस से माइनस की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉनों की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ये समझाता हूँ मैं आपको। यदि ये कोई बैटरी है, क्या है जी? ये कोई बैटरी है और ये कोई लोड लगा हुआ है। लोड अर्थात कोई बल्ब या और कोई भी चीज़, और तब यहाँ से जो विद्युत धारा चलेगी वह इस बैटरी के प्लस अर्थात ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जो विद्युत धारा चलेगी वो बैटरी के धनात्मक सिरे से निकलकर बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर चलेगी, बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर चलेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से निकलकर बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर चलेंगे। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा याद रखिए, ये जो लाल कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, विद्युत धारा की दिशा हमेशा बैटरी के धनात्मक सिरे से बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की दिशा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर होती है। अगला है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत वाहक बल के कारण होता है। तो किसी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है किस बल के कारण होता है? तो वह विद्युत वाहक बल के कारण होता है। अगला है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा पृथक किया जा सके या स्वतंत्र रूप में विद्यमान न रह सके। अर्थात पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा पृथक भी किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? परंतु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। अर्थात ये प्रकृति में अकेले नहीं रह सकता, उसको क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। अगला है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाली वस्तु ऋणात्मक तथा इसकी कमी वाली वस्तु धनावेशित कहलाती है। देखिए, हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यदि ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, तो इस पर दोनों प्रकार के चार्ज होंगे, प्लस चार्ज भी होंगे और नेगेटिव आवेश भी होगा। कौन सा? ऋणात्मक आवेश भी होगा। तो यदि इस पर धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव
चार्ज दोनों बराबर चार्ज हैं, अर्थात धनात्मक आयंस की संख्या और ऋणात्मक आयंस की संख्या बराबर है, तब ये पदार्थ कहलाएगा उदासीन। क्या कहलाएगा? उदासीन। एवं इस पर धनात्मक आवेशों की संख्या अधिक तथा ऋणात्मक आवेशों की संख्या कम है, तब ये पदार्थ धनात्मक आवेशित कहलाएगा। और इसके विपरीत यदि ऋणात्मक आवेशों की संख्या अधिक तथा धनात्मक आवेशितों की संख्या कम है, तब ये पदार्थ ऋणात्मक आवेशित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक आवेशित। अगला है विद्युत धारा प्रवाह में आने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरोध। कई बार आपको समझाया है प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह अर्थात मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली जो चालक का गुण होता है वह क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसको R से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक इसका ओम है। सभी होशियार हैं आप यहाँ पर। पता होगा आपको कि विद्युत प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। यदि किसी तार के टुकड़े को एक निश्चित मान के प्रतिरोध मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा? यह प्रतिरोध कहलाता है। PD व EMF में अंतर। PD यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभव अंतर विभवांतर। PD व EMF में अंतर। किसी चालक में EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान तो शून्य हो जाता है, अर्थात यदि कोई चालक है उसमें विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए तो विभवांतर का मान शून्य हो जाता है, परंतु विद्युत वाहक बल का मान शून्य नहीं होता है। ये बहुत ही ट्रिकी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है ये। अगला है विद्युत धारा की दो किस्में, अर्थात विद्युत धारा के दो प्रकार मैंने पहले ही आपको बताया है कौन कौन से हैं, AC अथवा DC। विद्युत धारा के दो प्रकार हैं, AC अथवा DC। AC विद्युत धारा तीन प्रकार की होती है। AC विद्युत धारा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? साइन वेव अर्थात ज्या तरंग, हिंदी में हम इसको ज्या तरंग कहेंगे। स्क्वायर वेव, इसको हम वर्गाकार तरंग कहते हैं। और तीसरी सा टूथ वेव अर्थात आरी अथवा हेक्से के धातु समान तरंग। देखिए साइन वेव को जो हम दर्शाते हैं वो कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं, जबकि स्क्वायर वेव को हम ड्रा करेंगे तो कुछ इस प्रकार ड्रा करेंगे। स्क्वायर वेव। अगला है सो टूथ वेव, इसको हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगला है DC विद्युत धारा तीन प्रकार की होती है। एक शुद्ध DC, दूसरा परिवर्तनीय DC, तीसरा अनुनादी अर्थात पल्सेटिंग DC। जिस विद्युत धारा का मान एवं दिशा नियत रहते हैं, अर्थात किसी भी समय पर इनके मान अथवा दिशा नहीं बदलते, ये विद्युत धारा दिष्ट धारा अथवा DC कहलाती है। जबकि जिस विद्युत धारा का मान एवं दिशा नियत दर पर परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलते रहते हैं, वह धारा AC विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा के 5 प्रमुख प्रभाव हैं: ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, किरण प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और गैस आयनीकरण प्रभाव। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव हैं। तो विद्युत धारा के 5 प्रभाव हैं, जबकि 3 प्रभाव मुख्यतः प्रयोग में ज़्यादा लिए जाते हैं: ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव अथवा रासायनिक प्रभाव। ये 3 प्रभाव विद्युत धारा के अधिकांशतः प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? I। विद्युत धारा का प्रतीक I तथा मात्रक एम्पियर अर्थात इसकी इकाई एम्पियर है। हमने बताया आपको प्रतिरोध का विलोम चालकता कहलाता है। प्रतिरोध जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका क्या काम होता है? ये विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात ये 1/G यह चालकता होती है। यह क्या करती है? ये धारा के प्रवाह में
सहायता उत्पन्न करती है। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक तो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है, जबकि चालकता विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देती है। इसी कारण प्रतिरोध तथा चालकता में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है और इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। R व्युत्क्रमानुपाती 1/G, R समानुपाती 1/G। ठीक, तो चालकता का प्रतीक है G तथा इसका मात्रक है साइमन या मोह, कुछ उल्टा ओम। ओम को हम इस प्रकार बनाते हैं और इसका उल्टा विपरीत इस प्रकार से मोह। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको दूसरा चैप्टर पूरा करा दिया गया है। कल आपको तीसरे अध्याय की वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं इसी प्रकार की और वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।